अस्सलाम वालेकुम। सो नेक्स्ट हमारे पास है ईएसआर या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, इसका एमसीक्यू किस तरह से आता है कि व्हाट आर द कॉजेज़ जो इंक्रीज़ ईएसआर और डिक्रीज़ ईएसआर के कॉजेज़ हैं। ठीक है, इसका एमसीक्यू आ जाता है। ज़्यादातर एमसीक्यू इस तरह आता है, एल्ब्यूमिन के साथ इन रिलेशन आता है कि एल्ब्यूमिन बढ़ती है तो ईएसआर कम होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ईएसआर क्या होता है और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इंक्रीज़ इन ईएसआर और डिक्रीज़ इन ईएसआर के। आरबीसी नॉर्मली जो होते हैं ना वो सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में आरबीसीज एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं वाया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होती हैं वो क्या करती हैं कि वो आरबीसीज के इर्द गिर्द जब कोट करती हैं। ठीक है, जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होती है तो प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन आरबीसीज के गिर्द कोट करती हैं, उनके नेगेटिव चार्ज को कम कर देती हैं और आरबीसीज को एग्रीगेट करा देती हैं। जब आरबीसीज एग्रीगेट हो जाते हैं यानी रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज हो जाती है, डेंसर आरबीसीज जो हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे एट अ फास्टर रेट। ठीक है, तो एक अगर हम जब हम ईएसआर करते हैं एक पेपेट ट्यूब के अंदर वो डेंसर जो आरबीसीज होंगे वो जल्दी जल्दी एग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, और ईएसआर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो और ज़्यादातर हम सीआरपी और ईएसआर का टेस्ट जो होता है ना वो इकट्ठा करा रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा हो तो सीआरपी और ईएसआर का टेस्ट हम इकट्ठा करा रहे होते हैं क्योंकि स्पेसिफिक मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ईएसआर हमारे पास आ कहाँ से रहा है। ठीक है, या होता क्या है, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना। ठीक है, एरिथ्रोसाइट आरबीसीज के लिए रेट के कितनी तेज़ी से ठीक है वो इकट्ठा हो रहे होते हैं और एग्रीगेट हो रहे होते हैं, उनकी रोलेक्स फॉर्मेशन हो रही होती है, वो हमें ईएसआर बताता है। अब यहाँ पर है कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन ईएसआर एंड डिक्रीज इन ईएसआर। ईएसआर इंक्रीज होता है मोस्ट ऑफ एनीमियाज में, एक्सेप्शन सिकल सेल एनीमिया जिसमें ईएसआर डिक्रीज हो गया। ठीक है, ईएसआर इंक्रीज हो रहा होता है इन्फेक्शंस के अंदर, ईएसआर इंक्रीज होता है इन्फ्लेमेशन के अंदर, कैंसर के अंदर, रेनल डिजीज़ में, प्रेगनेंसी में, और डिक्रीज हो रहा होता है पोलीसाइथीमिया के अंदर, हार्ट फेलियर के अंदर, माइक्रोसाइटोसिस के अंदर, और हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया। ठीक है, ओके। और ये जो है वो कॉजेज़ आपने याद रख लेने कि इंक्रीज़ इन ईएसआर और डिक्रीज़ इन ईएसआर जो है उनके क्या कॉजेज़ होते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एडिमा एंड न्यूट्रोफिल्स इन द टिश्यू। दो इसके करेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड एसोसिएटेड, ये वाला पॉइंट क्या है, एसोसिएटेड एडिमा। ठीक है, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड एडिमा। रैपिड ऑनसेट, ठीक है, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, लेस अच्छा इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो इनेट इम्यून सिस्टम का ही एक रिएक्शन होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में बिल्ड इन इम्यून सिस्टम है वही जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो है वो एक्टिवेट होता है और एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो स्टिमुलस होता है वो हमारे पास आ जाता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकती है। ठीक है, मीडिएटर्स क्या होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, सबसे पहला मीडिएटर जो होता है वो हमारे पास होता है टॉल लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है, फर्स्ट मीडिएटर कौन सा होता है, TLRS, यानी कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये आपके इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल्स जो होते हैं ना इनेट इम्यून सिस्टम के, जैसे मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, उनकी सरफेस के ऊपर जो है वो टॉल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एसोसिएटेड होते हैं या एक्टिवेट होते हैं बाय PAMPs. What is this PAMPs? These are pathogen associated molecular patterns, ठीक है, जो commonly microbes प्रोड्यूस करते हैं। तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है, जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ इनेट इम्यून सेल्स, ठीक है, जिनमें मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, बाय जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होता है बाय पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ठीक है, जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब टॉल लाइक रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये NF-k बीटा को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, NF-k बीटा को जो है ये इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और NF-k बीटा क्या होता है, एक न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ठीक है, जो अल्टीमेटली जीन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो जीन्स क्या करते हैं, जीन्स जो है वो फिर आपके पास इम्यून मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये सारी बात, मीडिएटर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब सेकंड जो इसका मीडिएटर होता है वो होता है एरिकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। ठीक है, एरिकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन बाय फॉस्फोलाइपेज A2, और वो फिर एक्ट करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज और 5 लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे पे। इसको आप इस तरह से याद रखें कि ये हमारी जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम ने एक्ट किया, किस एंजाइम ने, फॉस्फोलाइपेज A2।
जब फॉस्फोलिपिड A2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एरिकिडोनिक एसिड जो है वो रिलीज़ करता है, और ये एरिकिडोनिक एसिड वो रिलीज़ होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड के सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, और फिर ये जो होता है एक्ट करता है आइदर बाय साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, जिसको हम कॉक्स पाथवे कहते हैं, उसके थ्रू एक्ट करता है, या फिर 5 लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे के थ्रू एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे के थ्रू एक्ट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे के थ्रू एक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अगर ये एक्ट करता है, ठीक है, थ्रू 5 लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे, ठीक है, 5 लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे के थ्रू एक्ट करता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करता है। ये दोनों MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे से हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है, जिनमें प्रोस्टाग्लैंडिन I2, D2, E2 होता है, और 5 लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे से हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये मैं एक अलग से वीडियो में भी बना दूंगी कि कौन कौन से जो मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनका क्या क्या एक्शन होता है, ठीक है, ओके। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि मास्ट सेल्स होते हैं, मीडिएटर्स के अंदर बेसोफिल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं, हेगरमैन फैक्टर है, फैक्टर 12, ठीक है, तो ये सारे जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ओके। उसके बाद कंपोनेंट्स है, सबसे पहले क्या वेस्कुलर कंपोनेंट में क्या है कि वेजो डायलेशन होगी, पहले भी हमने पढ़ा था कि वेजो डायलेशन होती है क्योंकि जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, वेजो डायलेशन होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, ठीक है, तो वो एरिया रेड हो जाता है, वार्म हो जाता है, ठीक है। एंडोथीलियल परमेबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि एंडोथीलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंडोथीलियल परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पर एडीमा डेवलप हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है सेल की उसके बाद सेलुलर कंपोनेंट में क्या होता है कि एक्सट्राविजेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स को पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं और सारे जाकर फोकस ऑफ इंजरी के अंदर जो है ना वो जमा हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है, ओके। अब इसका आउटकम क्या होता है, इसका आउटकम एक्यूट इन्फ्लेमेशन का आउटकम हमारे पास क्या आता है, आउटकम इसका ये होता है कि या तो रेजोल्यूशन हो जाएगी और कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी, ठीक है, या तो रेजोल्यूशन और हीलिंग हो जाएगी, ठीक है, जो होती है इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा के थ्रू, या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करेगी, अगर वो परसिस्ट करेगी तो इंटरल्यूकिन 8 वहाँ पर मीडिएटर है। अगर एब्सेस की, या तो वहाँ पर एब्सेस बन जाएगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है उसका एरिया वॉल्ड ऑफ हो जाएगा बाय फाइब्रोसिस, या वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चेंज हो जाएगी, या फिर वहाँ स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन थी तो हमारे पास क्या था कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेट करते हैं, और उसके बाद लेटर ऑन 24 कुछ बुक्स में 48 आवर्स तक भी न्यूट्रोफिल्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आफ्टर 2 to 3 डेज आपको क्या मिलेगा, मैक्रोफेजेस, ठीक है, आफ्टर 2 to 3 डेज हमें मैक्रोफेजेस जो है वहाँ पर मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पूरा था कि इसका आउटकम क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसके मीडिएटर्स क्या होते हैं और इसके स्टिमुलाई क्या होते हैं, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अलग से लिख कर पॉइंट्स में फंक्शंस बता दूंगी ताकि उनको याद करके आप MCQ को सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।